हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 जो हमारा पेपर 2 कॉमर्स में है। उसमें यूनिट नंबर 2 जो है वो है अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। और अकाउंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप। हम सब पहले भी उसको पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते थे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की सब ये होता क्या है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए ओल्ड पार्टनर और इवन डेथ, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी। तो इन सभी टॉपिक्स को हम विद द हेल्प ऑफ सम एमसीक्यूज समझने की कोशिश करेंगे। और उसके अंदर आज जो हम करेंगे वो करेंगे फंडामेंटल्स और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के कुछ क्वेश्चंस जो रिसेंट ईयर्स में एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इवन फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो आपका कमिंग एग्जाम यूजीसी नेट होने जा रहा है उसके लिए आपको बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कुछ पोस्ट भी कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हम बहुत सारा नया कंटेंट प्लान कर रहे हैं आपको डिलीवर करने के लिए। तो स्टे इन टच ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। जैसा मैंने कहा, पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर हम बेसिक से शुरू करते हुए पहुंचेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द, आपको नाम दे रखा है अलग अलग, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर रहेगा हमारा पार्टनरशिप। अब ये कंसेप्ट है क्या, सी, जब हम पहली बार अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हैं, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द +1, तो सबसे पहली बार जो आपने अकाउंट शुरू की थी, एट दैट टाइम हम जो अकाउंट्स बनाते थे सोल ट्रेडर के लिए। सोल ट्रेडर मींस एज इट्स नेम, अकेला व्यक्ति, एक ही व्यक्ति मालिक है, ऑनर से लेके पियोन तक का सारा काम अकेला कर रहा है, यानी अल्टीमेट ऑनरशिप उसकी है। वो अपने नीचे से 4 एम्प्लॉइज को रख ले, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट कैपिटल सिर्फ एक व्यक्ति ने लगा रखी है, वो उसका ऑनर है, प्रोप्राइटर है। तभी हम उसके नाम क्या कहते थे, प्रो, कई बार प्रॉप लिखा होता है, ठीक है, प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति का बिजनेस है, होल सोल वही है, तो नेचुरली बात है सारे खाते उसी के लिए बनेंगे क्योंकि वही कैपिटल लगा रहा है, वही प्रॉफिट कमा रहा है। तो वहां बनता था सिर्फ P&L अकाउंट। पर पार्टनरशिप जो हमने 12th क्लास से पढ़ना शुरू किया तो हमने एक अकाउंट पढ़ा था P&L एप्रोप्रिएशन। अब एक तो P&L अकाउंट और एक वर्ड आ गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो P&L अकाउंट के अंदर विच इज अ नॉमिनल अकाउंट, हम डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस को डालते हैं, क्रेडिट साइड में सभी इनकम को डालते हैं और वो ही खर्चे लिखे जाते हैं जो थर्ड पार्टीज को पेबल होते हैं। थर्ड पार्टी मींस अदर देन द बिजनेस, हम किसी से कुछ ले रहे हैं उसको हम पे कर रहे हैं, क्लियर। पर जहां बात एप्रोप्रिएशन की आई, क्यों आई, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर मान लीजिए 2 या 3 पार्टनर हैं जो फर्म के ऑनर्स हैं, अगर आप उनको कुछ दे रहे हो, आपका मेरा मतलब है बिजनेस फर्म, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कुछ सैलरी दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, तो वो हम P&L अकाउंट में ना लिखकर हम कहां लिखते थे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मींस कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है साहब। जो खर्चे P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखे गए हैं वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे रहे हम, वो देने हैं सिर्फ पार्टनर्स को। और सबसे बड़ी बात, उन खर्चों को हम बोलते हैं दे आर जस्ट एप्रोप्रिएशंस, नॉट ए चार्ज। चार्ज होते हैं, जो बर्डन है आपको पे करना है, वो कहाँ आते हैं, P&L अकाउंट में, और जो पार्टनर्स को पेबल है वो कहाँ आते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में, क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। कम टू द सेकंड वन। अब इसमें एक पार्टनर है साहब ए, वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, 1000 पर मंथ अपने पर्सनल यूज के लिए ए विड्रॉ कर रहा है। कब कर रहा है, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है साहब। ए बिजनेस पार्टनर है हमारा, 1000 पर मंथ ले रहा है, तो इसका मतलब पूरे साल में कितने लिए उसने, 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको 5% पर एनम,
तो पर एनम 5% लगाता हूं मैं, इट विल बिकम ₹600। दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पूछा क्या है, टोटल इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ही इन द अकाउंटिंग ईयर विल बी, कितना होगा। मैंने क्या किया, 1000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का निकाला ड्राइंग, उसका अमाउंट आया 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था 5%। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसने पैसा विड्रॉ कब किया, तो यहां पर दे रखा है लास्ट डे। अब लास्ट डे के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जब ड्राइंग के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो मेथड आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोडक्ट मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। पहले मैं इसका सोल्यूशन कर दूं ये कि जो लास्ट डे पैसा निकालता है उसके लिए हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ऑन एन एवरेज 5.5 मंथ्स का। तो ये 5.5 मंथ्स यानी कि आउट ऑफ 12 मंथ्स में निकालूंगा, तो आप इसको कट करेंगे, इट विल कम 50 इंटू द 5.5, ये आएगा 275। सो राइट आंसर विल बी द बी, 275। क्लियर है। अब एक बार इसको समझें कि मैंने इसको 5.5 ही क्यों लिया। सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर है कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी टू दिसंबर 31, 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। लास्ट डे यानी पहली बार लास्ट डे जैन का कब आएगा, 31 जैन, फिर 28 फेब एंड सो ऑन। ये कब तक चलेगा साहब, 31 दिसंबर, क्योंकि वो तो लास्ट डे को विड्रॉ कर रहा है ना। तो पहली बार उसने विड्रॉ किया 31 जैन को, तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स उसने कितना पैसा यूज किया, 11 मंथ्स। फिर उसने फेब एंड में यूज किया 10, 9, और यहां पर मैं आऊंगा तो आएगा 0, क्योंकि 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो कोई डे नहीं है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। अब हम लेंगे एवरेज किसका, फर्स्ट और लास्ट का। फर्स्ट 11 मंथ्स, लास्ट 0 मंथ बाय 2, एवरेज कम्स टू 5.5 मंथ्स। सो इन दिस वे वी कैन कंप्यूट कि 5.5 मंथ्स कैसे आया। ऑल्दो ये बहुत बेसिक्स है, हमने 12th क्लास से पढ़ना शुरू किया था, फिर भी हम रिकॉल करने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 5.5 हमने कैसे निकाला था। इसी के साथ अगर हम ऑन द वेरी फर्स्ट डे, मान लो वो बोलता है लास्ट की जगह वो क्या बोलता है, फर्स्ट डे मैं ड्राइंग करता हूं, तो यानी कि आप वही फाइनेंशियल ईयर जैन टू दिसंबर लेंगे, तो 1 जैन, 1 फेब और यहां आएगा 1 दिसंबर। तो अगर मैं नंबर ऑफ मंथ्स की बात करूं आउटस्टैंडिंग, तो आप कुछ ऐसे निकालेंगे, 1 जैन से शुरू करेंगे तो 12 मंथ्स उसने पैसा यूज किया, फिर उसने 11 मंथ्स यूज किया, तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज 12 + 1/2 दैट विल कम 6.5। तो यानी अगर फर्स्ट डे वो पैसा विड्रॉ करेगा तो ऑन एन एवरेज आप 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जैसे इस सम के अंदर उसकी ड्राइंग थी 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, जो हमने निकाला वो आया 600, बट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू 6.5/12। वो जो भी आता हमारा आंसर होता, हमें वो नहीं चाहिए। तो इन दिस वे वी कैन कंप्यूट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है साहब। अब एक और चीज मैंने कहा साहब, फर्स्ट डे तो आपको याद रखना है 6.5 मंथ्स का। मिडल ऑफ द मंथ अगर आ जाए एग्जाम में 6 मंथ्स, लास्ट डे अगर आ जाए तो 5.5 मंथ्स। सिंपली अगर क्वार्टरली भी आ जाता है, मान लो वो कहता है फर्स्ट डे, सपोज मैं इसी में लिखूं फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एक क्वार्टर में क्या होता है, 4 क्वार्टर्स आर देयर, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर है जैन टू दिसंबर, तो फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 जैन को, सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को। ठीक है ना, जैन फेब मार्च, अप्रैल मई जून, तो देन आएगा 1 जुलाई, वो चलेगा सितंबर तक, देन 1 अक्टूबर।
अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो आप देखें कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे आउटस्टैंडिंग। अगर 1 जैन को, यानी वो क्वार्टरली आपकी ड्राइंग कर रहा है, हर बार पहली तारीख को, हर क्वार्टर के फर्स्ट डे को पैसा निकालता है, तो पहली बार इंटरेस्ट लगेगा 12 मंथ्स का, देन 9 मंथ्स का, देन 6 मंथ्स का, देन 3 मंथ्स का। तो 12 मंथ्स के हिसाब से अगेन हमें वैसे ही निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे लिया था मैंने कहा, फर्स्ट 12 और 3/2, तो राइट आंसर विल बी 7.5 मंथ्स। तो अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि जो पार्टनर है हमारा वो ड्राइंग कर रहा है ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, तो हम ब्याज लेंगे 7.5 महीने का। सेम आप निकाल सकते हो लास्ट डे निकालोगे, देखो यहाँ पर क्या आएगा, 1 जैन की जगह क्या आएगा, लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहली बार निकालेगा 31 मार्च, तो यहाँ 12 की जगह we will start from the 9 ending on the 0, दोनों का एवरेज ले लेना आप, वो आएगा 4.5। तो ये सिंपल सी बातें मैंने जस्ट आपको रिकॉल करने के लिए लिख दी है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद थर्ड पे आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, सी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स एक एग्रीमेंट करते हैं, एक डीड करते हैं, बट अगर सपोज डीड नहीं किया, हमने एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं किया, आपको डिस्प्यूट हो जाता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या है, किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, अगर उस पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया हुआ था तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, उसके रेट्स आपको दे रखे हैं, और राइट आंसर है आपका डी क्या है, 6% पर एनम, बट सिंपल इंटरेस्ट नॉट कंपाउंडिंग। तो राइट आंसर विल बी द 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, जो पार्टनर इंटाइटल है लेने के लिए, किसके ऊपर, अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट के तौर पे, कब, अगर डीड साइलेंट है। अगर आपने डीड में लिख दिया सर मैं तो 20% लूंगा, तो आपको 20 देना पड़ेगा, पर जब डीड नहीं है तो हम पार्टनरशिप एक्ट के रूल लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा डी। चलिए फोर्थ, अब एक क्वेश्चन आता है, ए पार्टनर लेंड्स हिज नेम ओनली। एक पार्टनरशिप फर्म में एक व्यक्ति हमारा पार्टनर बन गया जो कहता है आप मेरा सिर्फ नाम यूज करेंगे, ना तो मैं कैपिटल लगाऊंगा, कैपिटल नहीं लगाई इसने, और ना ही मैं आपसे प्रॉफिट लूंगा। ना वो पैसा दे रहा है ना वो पैसा ले रहा है, बट उसका नेम हम यूज कर रहे हैं। मान लो कोई सेलिब्रिटी है, उसका हमने नाम अपने डायरेक्टरशिप में डाल दिया, तो वो कौन सा पार्टनर कहलाएगा, उसके लिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो राइट आंसर इसका होगा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग नहीं, नॉमिनल। आप सोचेंगे ये भी हमने पढ़ा हुआ है स्लीपिंग। स्लीपिंग पार्टनर तो साहब कैपिटल कंट्रीब्यूट भी करता है, कैपिटल भी लगाता है, प्रॉफिट भी लेता है, पर नॉमिनल पार्टनर ना तो कैपिटल लगाएगा ना प्रॉफिट लेगा, सिर्फ अपना नाम आपको यूज करने के लिए देगा। बट दोनों केस में, चाहे आप स्लीपिंग पार्टनर है चाहे आप नॉमिनल पार्टनर है, अगर आप कहें कि मेरा लायबिलिटी नहीं है मेरी, तो ऐसा नहीं है, लायबिलिटीज दोनों की ही बनती है। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई कोर्ट में केस चला जाता है, तो सब स्लीपिंग पार्टनर को भी पेश होना पड़ेगा और नॉमिनल को भी होना पड़ेगा। ठीक है, लायबिलिटी दोनों की बनती है। तो यहां पर क्या था, सिर्फ नाम आप अपना यूज करने के लिए दे रहे हो, तो आपको क्या आ जाएगा, नॉमिनल पार्टनर। एक और क्वेश्चन, फिफ्थ, जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन की बात की थी कि पार्टनरशिप फर्म ने रेंट पे किया, क्या फर्म का जो रेंट है, जो आपने अपनी बिल्डिंग का रेंट दिया, इज इट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स और ए चार्ज ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज कहाँ आते हैं, P&L अकाउंट में आते हैं। एप्रोप्रिएशन यानी कि वो एडजस्टमेंट्स जो सिर्फ पार्टनर्स को पेबल होती हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, कहता जो रेंट पे किया पार्टनर्स ने, एप्रोप्रिएशन है क्या, नो सर, it's not an appropriation of profit, rather we should say it is a charge. Charge means it's a fixed burden, you have to pay, और पे करना है तो कहाँ आएगा, P&L अकाउंट में आएगा। क्लियर? चलिए
हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये कह रहा है व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। अब तक हमने बात की पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स की, जिसके अंदर मैंने कहा आपको कि ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होती है, एप्रोप्रिएशन क्या है, चार्ज क्या है। जब हम बात एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर करेंगे, एट दैट टाइम जब भी नया पार्टनर फर्म में आएगा तो क्या होगा, कहता साहब ओल्ड पार्टनर स्टैंड्स टू। ओल्ड पार्टनर्स को क्या होगा, बेसिकली लॉस होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सपोज आज की डेट में ए और बी काम कर रहे थे और हैविंग ए इक्वल रेशो एंड न्यू पार्टनर कम्स। अब आ गया सब न्यू पार्टनर, तो मान लेते हैं रेशो हो गया ये। अब जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका रेशो था पहले 1/2 यानी 50-50% वो शेयर कर रहे थे। अब 1/3 शेयर करेंगे तो लॉस तो हो ही रहा है ना। तो जब भी नया पार्टनर आएगा, पुराने पार्टनर्स को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नए वाले पार्टनर्स के लिए। नए पार्टनर को जगह देने के लिए कुछ जगह उनको छोड़नी पड़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बी, लॉस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उनको लॉस बियर करना पड़ेगा। क्लियर? वो अलग बात है नए पार्टनर से वो इस लॉस को कंपनसेट करवाने के लिए कुछ कैपिटल मंगवाएंगे, कुछ गुडविल भी लेंगे और बहुत चीजें हम इसमें करते हैं। चलिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब हम नए पार्टनर का एडमिशन कर रहे हैं उस टाइम हमारे पास यानी ओल्ड पार्टनर्स के पास एक बैलेंस शीट के अंदर आइटम पड़ी है जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व क्या है? जनरल रिजर्व हमारी सेविंग्स हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने इतने सालों से इकट्ठे काम किया और जो सेविंग की उसको उन्होंने रिजर्व में डाल रखा था। तो बट नेचुरल है, इसमें नए पार्टनर का कोई राइट नहीं है, वो ही इसको एंजॉय करेंगे। तो दे बेसिकली क्या होगा, जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नए पार्टनर से इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये दोनों की मेहनत है तो उन दोनों को ही मिलनी चाहिए। तो पुराने सभी तरह के रिजर्व्स को हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा कि साहब टिल डेट अगर ओल्ड पार्टनर्स के पास कोई भी किसी भी तरह का लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी आज तक पड़े हैं, दे आर ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड पार्टनर्स को नए पार्टनर के आने से पहले सभी तरह के रिजर्व लेने का राइट है और सभी तरह के लॉसेस को राइट ऑफ करने की ड्यूटी है, आप ये कह सकते हो। यानी कि जिस दिन नया पार्टनर आएगा उस दिन तक के अकाउंट आपको क्लियर करने हैं क्या कि पुरानी सेविंग्स को सब डिस्ट्रीब्यूट कर दो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में, और अगर कोई लॉस पड़े हैं तो भी उनसे चार्ज कर लो। सिंपल सी बातें। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट्स पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या जब भी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशो। वो जरूरी है पढ़ना। और कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो के नाम पर अलग अलग केसेस हैं, तो जितने बेस्ट पॉसिबल केसेस आ सकते हैं नेट में या आए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन हुए हैं जो नेट में आए हुए हैं, हम उनको वन बाय वन एंड इन ए सीक्वेंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सी एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, ठीक है साहब। रेशो क्या है उनका? इक्वली। ये रहा x y, ये रेशो। Z was admitted for the 1/7 शेयर। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है साहब? Z। Z का हिस्सा कितना है? 1/7। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको नया रेशो निकालना है। देखें आप, तो अगर मैं कहूं टोटल शेयर फर्म का 1 होता है और Z लेके जा रहा है 1/7, तो बैलेंसिंग शेयर यानी बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस में क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि अब ये बैलेंस किसका है? ओल्ड का। 6/7। क्या कहा मैंने? एक्स और वाई इक्वल रेशो में काम कर रहे थे, जेड आ गया, जेड का शेयर है 1/7। आपको पूछा गया है न्यू रेशो तीनों का, एक्स वाई जेड का, तो जेड 1/7 ले जाएगा, जेड 1/7 ले जाएगा आउट ऑफ द टोटल। टोटल शेयर 1 होता है 100%, 1/7 दे दिया आपने जेड को, तो कितना बच गया? 6/7। अब ये 6/7 शेयर किसका? एक्स और वाई का। अगर क्वेश्चन साइलेंट है
तो जो उनका पहले रेशो था कि साहब x का रेशो पहले कितना था 1/2, y का रेशो कितना था साहब 1/2, तो आप उस बचे हुए रेशो को 6/7 को इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके पुराने रेशो में। तो ये आएगा 6/14, y लेगा 6/14 और z का हमें पता ही है कितना है 1/7। तो अब आप इसको अरेंज करेंगे, इसको कट करेंगे, तो ये आपका राइट आंसर आएगा 6/14 इज इक्वल टू 1/7। LCM 14 6 6 2 से कट करेंगे तो राइट आंसर आएगा 331। सो राइट आंसर इज द बी। क्लियर? ये फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि जब क्वेश्चन ये साइलेंट है इस बारे में, सिर्फ ये बताएगा z का 1/7 है और कुछ नहीं दिया जाए, यानी z अपना शेयर एक्स वाई से कितना ले रहा है ये नहीं बता रखा, सिर्फ ये बता रखा है z का 1/7 है। तो हम क्या मानते हैं, जो रिमेनिंग शेयर बचता है 6/7 वो x और y के ओल्ड रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है वो भी देखते हैं हम। देखें, इसमें इस बार 3 पार्टनर लिया हमने A, B, C। रेशो इज आल्सो गिवन, दैट इज 3:2:1। नाउ फोर्थ पार्टनर कौन आ रहा है साहब, D का शेयर कितना है 1/6, बट विच ही गेट्स इंटायरली फ्रॉम द A। एक नया पॉइंट आ गया, क्या D का शेयर 1/6 है पर वो सारा का सारा किससे ले रहा है, A से ले रहा है, यानी कि जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है वो कौन कर रहा है, ओनली A। तो इसका मतलब ये हुआ A का शेयर कितना था 3/6, उसमें 1/6 वो D को दे देगा तो A का शेयर कितना बचेगा 2/6। तो A का शेयर नया 2/6 बच गया, क्या B ने कुछ सैक्रिफाइस किया, नो, क्योंकि सारा का सारा D कौन दे रहा है, D को A। तो B का पहले कितना था, सेम रहने वाला है, ठीक है। B का था पहले था 2/6, C का था 1/6, नो सैक्रिफाइस मेड बाय C, और D का आपने देख ही लिया कितना है 1/6। तो 2/6 2/6 1/6 1/6 आप इनका LCM लेंगे तो 6 आप LCM रख लें, योर राइट आंसर विल बी 2:1:1। अगर आप कट करते हैं, यहीं पर आप कट कर सकते हैं इसको, देखें आप 1/3 1/3 1/6 1/6। तो राइट आंसर विल बी द A। गॉट इट? चलिए, ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई। ऐसी हमें 1 बाय 1 बाकी प्रॉब्लम्स करनी है। थर्ड केस देखें आप, A और B रेशियो इज गिवन 3:2, C को एडमिट किया एज ए पार्टनर फॉर द 1/4 शेयर। अब कंडीशन क्या है, A और B का शेयर दे रखा है 3:2, C आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, और 1/4 वो कैसे लेगा, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम A एंड B। कि साहब C का जो 1/4 है ना वो दोनों से लेगा, किस रेशो में लेगा, इक्वली लेगा, यानी इसका हाफ A से, हाफ किससे, B से। तो मैं हाफ कर दूं, 1/4 का हाफ 1/8, 1/8 A से ले लेगा और 1/8 ले लेगा B से। तो A का पहले था कितना साहब, A का था 3/5, B का कितना था जी 2/5। दे दो इसको 1/8 1/8, LCM 40, 5 8 जा 8 3 जा 24, 5, इट विल बिकम 19/40। क्या किया हमने, नए पार्टनर का शेयर है 1/4 C का, 1/4 वो लेगा A और B से आधा आधा, तो 1/4 का हाफ यानी 1/8 A से 1/8 B से। तो A का पहले 3/5 था, उसमें से 1/8 मैंने लेस कर दिया तो बचा कितना 19/40। अब बात करते हैं B की। B का भी पहले कितना था 2/5 था, 1/8 उसने दे दिया, 40 LCM आ गया, तो 8 2 जा 8 5 जा ये आ गया 11/40। तो A का 19/40, B का 11/40 और C का हमने निकाल ही लिया था, C का कितना है 1/4। तो
तो आप एलसीएम करेंगे तो ये आपका राइट आंसर आएगा 19:11:10. This is a new ratio of all the partners A, B as well as C. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A and B are partners. Ratio is also given 3:2. They admit C as a new partner who gets 1/4 share. यहां तक क्वेश्चन कॉमन है जो भी हमने किया, बट द डिफरेंस इज पिछली बार उसने क्या कहा था, हाफ ए से हाफ बी से. अब कहता है ही एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम द ए, 2/20 फ्रॉम द बी. ए का हिस्सा जो पहले कितना है 3/5, बी का पहले कितना है 2/5, उसमें से ये दे देगा 3/20, ये देगा 2/20. तो साहब कितना रिमेनिंग बचेगा इनके पास. सेम क्वेश्चन 12/20 ले लें. पहले मैंने 1/2 किया था लेस, सॉरी 1/8 लेस किया था, यहाँ 3/20 कर रहा हूँ. तो ये आपका एलसीएम 20, 5 4 3 जा 12, 20 23, इट विल बिकम 9/20, अगेन 20, 4 2 जा 8, 6/20. ये बचेगा साहब ए और बी का. रही बात सी की, सी का शेयर कितना है साहब, वो हमें ऑलरेडी दे रखा है. टोटल शेयर का 1/4 कैसे लिया था, आप निकालना चाहो, although no need to compute, still समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे किया होगा. तो ये 1/4 ही रहेगा. उसने क्या कहा था 3/20 फ्रॉम ए, 2/20 फ्रॉम बी, तो ऐड किया मैंने 5/20, 5/20 मीन्स 1/4. दैट इज अ गिवन इन द क्वेश्चन. तो यहां लिख दूं साहब सी का कितना है 1/4. तो एलसीएम आप 20 ले लेंगे, तो ए का 9, इसका 6, इसका 4 5, 965. ये रहा आपका आंसर सी. क्लियर. चलिए और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी हम देखते हैं. अभी देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है ये और यूजीसी नेट में आया हुआ है. R and S are partners. Sharing ratio is given again. इस बार है 5:3. To join the firm, कौन सॉरी T joins the firm. R S काम कर रहे थे, T आ गया फर्म में. अब T कितना शेयर लेगा वो नहीं देगा. अब तक क्या था देखो, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन किया, फर्स्ट में क्या रखा था साहब A और B है, थर्ड आ गया साहब, थर्ड का शेयर ये है. कैसे किया कुछ नहीं बताया. तो हमने कहा साहब चलो नए पार्टनर को 1/7 दे दो, बाकी 6/7 को पुराने वाले रेशो में डाल दो. फिर केस आया कि साहब नया पार्टनर लेगा 1/4, दोनों से लेगा हाफ हाफ. ठीक है. फिर आया नहीं हाफ हाफ नहीं लेगा साहब, 3/20 फ्रॉम ए, 2/20 फ्रॉम बी. क्लियर. फोर्थ काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज पुराने पार्टनर्स नए को कितना देंगे. ये नहीं बोला कि नया कितना लेगा, ये बोला है कि पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कितना शेयर नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करेंगे. तो इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है, वो मैं यहां सॉल्व करता हूं. आप देखें R और S रेशो कितना है साहब 5:3. RS का 5:3. T क्या कह रहा है, R gives 1/4 of his share. R अपने हिस्से का, अब R का हिस्सा है कितना, R का है 5/8, S का है 3/8. R अपने शेयर में से 1/4 सरेंडर कर रहा है किसके लिए, नए पार्टनर के लिए. तो 1/4 डायरेक्ट माइनस मत कर देना, जो गलती करते हैं बच्चे. 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो पहले निकाल तो लो 1/4 उसका कितना है. ठीक है ना, आप डायरेक्ट 1/4 माइनस कर रहे हो, इसका मतलब आप तो 25% माइनस कर रहे हो. 1/4 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर कितना है 5/8. तो यानी कि R विल सैक्रिफाइस 5/32 एंड ही गिव्स B जो सेकंड है 1/5. तो S जो दे रहा है वो दे रहा है साहब 3/40. क्लियर है. अब ये जो शेयर निकला है ये हम दे रहे हैं किसको, T को. अब R का पहले था कितना शेयर 5/8, उसमें से दे दिया उसने 5/32. S का पहले 3/8 था, उसने दे दिया 3/40. तो रिमेनिंग शेयर तो निकालना पड़ेगा. तो आप निकालें एलसीएम 32
8 4 25 15 बाय 32। एलसीएम लिया 32, ये आ गया। यहाँ लेते हैं एलसीएम, 40 आएगा, 5 3 जा 12 बाय 40। ये आ गया आर का एस का रिमेनिंग। बात है सिर्फ टी की। टी के लिए हम इन दोनों को ऐड कर दें, वही मिलेगा टी के लिए। क्या आर से ले रहा है 5 बाय 32, एस से ले रहा है 3 बाय 40, तो मैं कह रहा हूं साहब 5 बाय 32 फ्रॉम आर, 3 बाय 40 फ्रॉम एस। एलसीएम लेंगे आप, वो आएगा 160, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, तो ये आएगा साहब 37 बाय 160। वो मैं यहां रख दूं, ठीक है। ये आर, ये एस, टी का हमने निकाल लिया, तब इक्वल रख दे। मैं यहां पर कर देता हूं, आर का है 15 बाय 32, 12 बाय 40 एंड टी का आपने निकाला 37 बाय 160। तो एलसीएम ले लें 160, ठीक है साहब। 30 165, 5 15 जा 75, 4 12 जा 48 एंड 37। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल बिट, नॉट सो मच। तो राइट आंसर इसका ए। क्लियर? आप ये कैलकुलेशन प्लीज एक बार अपने पार्ट पे, अपनी नोटबुक पे जरूर करना, क्योंकि इन रेशो में से एक क्वेश्चन 100% आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। X and Y are partners. Sharing ratio is given 5:3. They admit Z with the 1/5 share in the profits. ये एक नई काइंड ऑफ प्रॉब्लम कह लो। इसी में है रेशो में क्या कि X और Y का रेशो गिवन था 5:3, Z आ गया 1/5 के लिए, बिल्कुल ठीक है साहब, दे देंगे। Then the new ratio between X and Y will be 3:1. हमें क्या चाहिए? तीनों का रेशो। दे क्या रखा? सिर्फ 2 का। अब आप देखें, Z को आप दे दोगे 1/5 आउट ऑफ टोटल। आउट ऑफ टोटल इसका मतलब है रिमेनिंग शेयर जो फर्म का बचेगा वो कितना बचेगा? 1 - 1/5, जो बचेगा 4/5। अगर 1/5 नया पार्टनर ले लेगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 4/5 ना। तो 4/5 को X और Y लेंगे, उसका रेशो दे रखा है 3:1, तो 4/5 को डाल दें हम 3:1 में। इसका मतलब X के हिस्से में कितना आएगा? 4/5 का 3/4, Y के हिस्से में आएगा 4/5 इंटू जा 1/4। एलसीएम आप लेंगे 20, 5 4 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये आप आ गया, सॉरी एलसीएम कह रहा हूं, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा ना कितना, 12/20, 4/20। 12/20 किसका हो गया? X का। तो मैं यहां रख दूं 12/20, दिस इज 4/20, और उसका आपको पता ही है 1/5, एलसीएम 20, 12 4 4। कट करेंगे आप 4 पे 3 1 1। दिस इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद आपके सभी न्यू रेशो कैलकुलेशन हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो की। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का कंसेप्ट क्या है वो देखें आप। XYZ ratio is given 6:3. A is admitted into the partnership firm for a 1/8 share. A का शेयर कितना है? 1/8, जो नया पार्टनर आ रहा है। कहता the sacrificing ratio of X, Y and Z will be, क्या होगा? Although we can compute sacrifice ratio का फॉर्मूला हम यूज करेंगे old minus new। सैक्रिफाइस मैंने आपको बताया बिल्कुल शुरू में क्या कि जब भी नया पार्टनर आएगा पुराने पार्टनर को अपना कुछ शेयर त्याग करना पड़ेगा नए वाले के लिए। तो सैक्रिफाइस का मतलब ये हुआ कि पहले उनका शेयर जा था, अब उनका शेयर कम हो गया, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? सैक्रिफाइस, जो आपसे पूछा गया है। तो अब सिंपल सा लॉजिक ही है,
अगर आप कैलकुलेशन की बात करें, ओल्ड रेशो गिवन है, पहले न्यू रेशो निकाल लो। अब आप न्यू रेशो निकालेंगे तो जो मैंने बिल्कुल पहली प्रॉब्लम की थी रेशो की, वही है कि नए वाले का शेयर 1/8 था साहब, जो बाकी बचा 7/8। 7/8 को आप किस रेशो में डालोगे? आप डालोगे 653 में। तो बट ऑब्वियस है 653 जो इनका ओल्ड रेशो होगा वो ही इनका सैक्रिफाइस रेशो होगा। आप चाहो तो कंप्यूट करके भी देख सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। कैसे करोगे? वही तरीका क्या कि नया पार्टनर ए ले रहा है 1/8, बचे कितना 7/8 को कैसे बांटोगे आप? ओल्ड रेशो 653। तो बट नेचुरल सैक्रिफाइस भी क्या होगा? 653 ही होगा। स्टिल एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, चाहो तो आप कंप्यूट कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ओके, रेशो में ही एक और हम सम करेंगे। ए बी सी आर पार्टनर्स, ए बी सी डी। रेशो क्या है इनका? इक्वल गिवन है, ए बी सी डी रेशो इज गिवन 1/4 1/4 1/4। नाउ दे चेंज देयर रेशो। ये रेशो था पहले ओल्ड, नया कर दिया इन्होंने साहब ये 2:2:1:1। तो ये हो जाएगा 2/6 2/6 1/6 1/6। ये क्या है? ये न्यू, और ये क्या है? ये ओल्ड। निकालना क्या है? हाउ मच सी सैक्रिफाइस, सी अपने हिस्से का कितना त्याग करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी सैक्रिफाइस रेशो निकालना हो तो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है सी का? आपके सामने है 1/4। न्यू कितना है? 1/6। तो 1/4 माइनस 1/6 आप करेंगे, एलसीएम आएगा 12। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1/12। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये हमने रेशो को लेकर जितनी कैलकुलेशन थी सारी की। आई होप ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। आल्दो आपको ये आता होगा, बहुत सिंपल चीज़ें मैंने बताई हैं, पर अगेन मेरा मोटिव सिर्फ ये था कि हम चीज़ों को दोबारा से याद कर लें। तो यहाँ तक आप करें। नेक्स्ट वीडियो अगेन हम पार्टनरशिप का ही लेके आएंगे, जिसके अंदर हम इसके बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेम क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।